स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Controlling and shaping what others feel as a matter of insecurity, or you can say fear, is a way to gather power. तो आप कहेंगे इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है? हाउ दिस इज कनेक्टेड टू दिस टॉपिक? इस टॉपिक में हम प्रेजेंट सिचुएशन को समझेंगे। अभी यूरोप में क्या चल रहा है। रिसेंटली एक इवेंट हुआ इटली में, जिसमें कि फैसला लिया गया कि जो माइग्रेंट्स हैं जो इलीगली रह रहे हैं यूरोपियन देशों में, तो उसमें अभी ब्रिटेन एंड इटली इज गोइंग टू टेक स्टेप टू एक्चुअली फंड द डिपोर्टेशन ऑफ दीज पीपल। लेकिन इसको एक लार्जर कैनवास पर देखें, स्लोवाकिया में क्या हो रहा है, स्वीडन में क्या हो रहा है, नीदरलैंड में जो नई पार्टी अभी राइज हुई है, तो एक ट्रेंड हमें दिख रहा है। और ट्रेंड ऐसे ही नहीं बनते, इनमें कुछ तार जुड़े हुए हैं। तो पहले सिचुएशन, फिर हमेशा की तरह इस इशू के रूट्स में जाएंगे। हम जाएंगे 600 AD, क्या चल रहा था और वहाँ से यूरोप और मिडिल ईस्ट का क्या कनेक्शन है, कैसे आज तक कुछ कल्चर बायसेस हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं। फिर आज की सिचुएशन पर आएंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। एक बात तो आप सब मानते होंगे कि विनर क्रिएट्स द रियलिटी। तो शायद कुछ लोग कहेंगे रियलिटी, सर हाउ कैन समवन क्रिएट रियलिटी? रियलिटी इज जस्ट देयर। ऐसा ही तो नहीं है। व्हाट यू कंसिडर रियलिटी इज एक्चुअली शेप्ड बाय द पावरफुल। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, यूरोसेंट्रिसिज्म। ऐसा क्यों है कि बचपन से आप और हम जब कोई बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में आता है, अरे वी शुड बी थैंकफुल टू दीज यूरोपियन थिंकर्स, वी शुड बी थैंकफुल टू दीज यूरोपियन साइंटिस्ट। ऐसा क्यों है? बचपन में मेरे मन में तो एक बार सवाल आता था कि यार जब ये लोग ये कर रहे थे, जिसकी वजह से हर एक स्टैंडर्ड में मैं बुक्स में पढ़ रहा हूँ एक यूरोपियन नाम, तो हम क्या कर रहे थे भाई उस टाइम पर? व्हाट, मतलब हमारे एंसेस्टर्स क्या कर रहे थे? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि there's a you can say manipulation in the way history has been written? और वो कैसे कर पाए? मतलब आपको आपके बारे में जो बताया जा रहा है आप दूसरे का सुन रहे हो, अपना नहीं देख पा रहे। ऐसा क्यों? मतलब कैसे? हाउ दे डिड दैट? ऐसा हुआ ये तो पता है कि, लेकिन करा कैसे? और क्या आज भी वो डोमिनेशन दिखता है? और कैसे वर्क करता है? तो रियलिटी इज एक्चुअली शेप्ड। देयर आर सो मेनी अंडरकरंट्स व्हिच आर एक्चुअली कंटिन्यूसली वर्किंग। थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा इंटेंस वीडियो ये होने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट, जो अभी कुछ टाइम पहले वीडियो रिलीज हुई थी। आप सब जानते हैं कि मिस मेलोनी जो हैं, शी इज हैविंग दिस राइट वर्ड, यू कैन से इंक्लिनेशन, मतलब राइट विंग पॉलिटिशियन है। इनका कहना है कि इस्लाम एंड यूरोप हैव अ कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये आइडिया इनका ही है, ठीक है? आइडिया केवल इनका नहीं है, ये एक बहुत पुरानी थॉट प्रोसेस है। मैं प्री मिडिवल, मतलब मिडिवल के भी शुरुआती वाले फेज से उसको उठाकर लाने वाला हूं आपके लिए। मॉडर्न टाइम के एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। उन्होंने भी एक बात कही थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर है ना यूरोप और मिडिल ईस्ट का, जो आप देखते हैं, दे ऑलवेज हैड ब्लडी बॉर्डर्स। खून खराबे ही रहा है यहाँ पर। क्यों रहा? क्या मुद्दा धर्म का था या राजनीति का था या दोनों का था? यही तो जानना है। लेकिन व्हाट द स्टेटमेंट से, दिस स्टेटमेंट सेज कि कल्चरली एंटीपोडल है, मतलब कल्चरली बिल्कुल अपोजिट है, और इतने अपोजिट हैं कि क्लैश होने हैं। मिस मेलोनी सेज कि इटली में जो कुछ कल्चरल सेंटर्स चल रहे हैं, इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स, दे आर फंडेड बाय सऊदी and they are trying to do this Islamization of Europe gradually. So when she is making the statement, she is not just referring to what is happening in Italy. वो एक उसको थोड़ा सा यूरोप सेंट्रिक स्टेटमेंट दे रही थी। तो क्या रिफ्लेक्ट करा? मतलब she is saying कि सऊदी शरिया लॉ को फॉलो करता है और शरिया लॉ के हिसाब से कुछ चीजें जो गलत हैं, यूरोप उनको गलत नहीं मानता। Europe stands on liberal ethos, liberal ideas. This liberal, when this I use the word liberal,
तो एक्चुअली ये लिबरल वर्ड आया है लिब्रे से, LIBRA, और जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो आप कहोगे सर फ्रीडम तो अच्छी चीज है, इसमें क्या बुराई वाली बात है? तो इनका कहना है लिबरल आइडियाज जो हैं, जो यूरोप का बेस है और मेजरली वर्ल्ड को डोमिनेट लिबरल वे ऑफ लाइफ ही कर रहा है। इस्लाम इसके अपोजिट है, सऊदी इसके अपोजिट है। तो सऊदी इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो लार्जली वो कह रहे हैं कंपैटिबिलिटी इशू है। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यूरोप का कल्चर ओपननेस, फ्रीडम, एंड दे कंसिडर फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। मतलब अगर पर्सनैलिटी डेवलप होगी तभी स्टेट, तभी सोसाइटी डेवलप करती है। लेकिन इस्लाम सप्रेशन पर आधारित है, सप्रेशन ऑफ वेमेन, सप्रेशन ऑफ अदर, यू कैन से। आप कहेंगे व्हाई यू आर सेइंग अदर? अभी हम आएंगे अदर पे। जैसे फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी, एक छोटा सा एग्जांपल, आप सब जानते हैं यूरोप इज ओपन टू दैट एंड ऑब्वियसली इस्लाम इज अगेंस्ट, राइट? तो शी इज सेइंग कि अगर ये एक्सपेंड होंगे इस्लाम के आइडियाज यूरोप में तो इस्लामाइजेशन हो जाएगा, जिससे यूरोप को खतरा है। तो शी इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टेररिस्ट अटैक, जो एक मेन फ्रेम माना जाता है इस्लामोफोबिया का। शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ लार्जर थ्रेट, शी वॉज टॉकिंग अबाउट इट, राइट? अब तो लीडर बन गई है प्रोमिनेंट, 5 साल पहले की वीडियो थी। लेकिन उस कंटेक्स्ट में अभी जो फैसले हो रहे हैं, जैसे कि माइग्रेशन की पॉलिसी को चेंज करना, अब जब आप हेड ऑफ द, अब जब आप किसी सरकार को चलाने वाली पोजीशन में आ जाते हैं तो यू हैव टू मिन्स योर वर्ड्स इन अ करेक्ट मैनर, राइट? नहीं तो बड़ा बवाल हो जाता है, राइट? बट थिंग्स आर गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन योर पॉलिसीज, है कि नहीं? तो यूरोप का जो एटीट्यूड है टुवर्ड मुस्लिम, अब उसमें कुछ इंसिडेंट्स हैं। ये अल जजीरा ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, तो उसमें बताया था कि यूएस, स्पेन और नीदरलैंड, स्लोवाकिया, पोलैंड, इन सभी देशों में देखो तो एक एवरेज सर्वे लिया जाए कि कितने लोगों के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि लोग पब्लिक में कुछ बोलते हैं लेकिन अंदर से कुछ और फील करते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो इस बेसिस पे जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने सर्वे में ये बताया, उन्होंने कहा कि स्लोवाकिया का सर्वे बताता है, अगर पूछा गया कि कितने, मतलब सैंपल सर्वे, कुछ लोगों का ही सर्वे कर रहे हैं ऑब्वियसली, और तो पता लगाया गया कि कितने लोगों का व्यू अनफेवरेबल है टुवर्ड्स मुस्लिम्स, टुवर्ड्स इस्लाम। तो स्लोवाकिया में 77% आया, और एज अ रिजल्ट वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या होगा? क्या लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं एट प्रेजेंट, दे आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, और रिजल्ट वही है। तो यानी कि जनता जैसा बिलीव करती है वैसे ही राजनेता ऊपर आते हैं, सीधी बात है कि नहीं? ऐसी पोलैंड में देखिए 66%, चेक रिपब्लिक 64%, नीदरलैंड के इलेक्शन अभी खासा चर्चा में थे, नीदरलैंड देखिए 28%, ऐसा ही स्पेन 42%, क्योंकि स्पेन को खास रूप से हाईलाइट किया अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में। तो सम ऑफ यू माइट बी सरप्राइज्ड कि स्पेन, जो स्पेनिश, अगर हम भाषा की बात करें तो स्पेनिश भाषा के का पर जो इम्पैक्ट है, हम इस्लामिक सिविलाइजेशन का देखते हैं फ्रॉम मिडीवल टाइम। अब उसका क्या लिंक है अभी हम जानेंगे, ओपन करेंगे। पर द पॉइंट इज कि अनफेवरेबल अगर ओपिनियंस बिल्ड हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऐसे अटैक से होगा। यूएस में वो हेट क्राइम्स होंगे, स्विट्जरलैंड, कनाडा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देयर वाज अ लिस्ट ऑफ दीज इवेंट्स, लेकिन हम यहाँ एनालिसिस करने के लिए जुड़े हैं, आप और हम, राइट? तो सबसे पहले इस्लामोफोबिया क्या है? तो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें फोबिया का, तो वो कहती है फोबिया में ऐसा भी हो सकता है कुछ अनरीजनेबल फियर्स हों आपके, ऐसा भी हो सकता है। फोबिया शब्द की बात करूं, फोबिया का मतलब डर, लेकिन उसमें अनरीजनेबल भी हो सकते हैं। आप कहेंगे अनरीजनेबल मतलब ऐसे कुछ ऐसे फियर शायद वो सच ना हो। भाई अगर आप ट्रक के सामने खड़े हैं और ट्रक आ रहा है हाईवे पर, तो भाई फियर होना चाहिए, हट जाओ। लेकिन कुछ ऐसे फियर होते हैं वो इमेजिनेशन में है, हो सकता है रियलिटी में वो होने ना वाला हो, लेकिन मन में डर बन जाता है। अब इसका सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट है? जो हेट क्राइम्स देखे जा रहे हैं यूरोप में, आपको क्या लग रहा है ये केवल मुस्लिम्स के खिलाफ हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। इस्लामोफोबिया का इंपैक्ट जो है वो रिलीजन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक कॉकटेल बन गया है, मिक्स हो गया बेसिकली।
तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो लोगों के अंदर परसेप्शन है, डर है, तो उससे जब वो हेट क्राइम कर रहे हैं तो दे आर नॉट डूइंग जस्ट अगेंस्ट मुस्लिम्स, समटाइम्स दे आर डूइंग दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिख्स, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि अच्छा सिख्स यानी कि पगड़ी लगाई हुई, अच्छा और कलर ऐसा है, बियर्ड है, तो यानी कि ये भी मुस्लिम है, ये भी थ्रेट है हमारे लिए. समटाइम्स दे आर डूइंग दिस अगेंस्ट इवन अरब क्रिश्चियंस, जो अरब वर्ल्ड में भी तो क्रिश्चियंस हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं. क्यों? वो दिखने में अलग लग रहे हैं, ये मुस्लिम्स ही होंगे. तो वहां पर जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो केवल इस्लाम के बारे में भी नहीं सोच रहे, वो केवल देख रहे हैं कि यार ये लोग अदर हैं, ये हमसे अलग हैं, ये हमारी जगह पर आ गए हैं, हमारी नौकरियां ले ली हैं, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं. लेकिन चाहे वो इंडियंस के खिलाफ ऐसा करें, एशिया में कोई भी हो उसके खिलाफ ऐसा करें, तो मुद्दा ये है कि इस डिबेट का मतलब सार निकल के आना चाहिए कि भाई वो लोग आपके यहाँ आ क्यों रहे हैं, मतलब उसका रीज़न क्या है. ऐसा क्यों नहीं है कि नदन, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो जो नदन अफ्रीका है, आपको पता होगा कि नदन अफ्रीका में मेजॉरिटी किसकी है? इस्लामिक, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी है. अब सऊदी जो है वो इस्लाम का हब है, हम सबको पता है, राइट? फेथ इज द रीजन. ऐसा क्यों है कि वो जो नदर्न अफ्रीका के जो लोग हैं, वाई दे नॉट माइग्रेटिंग इनटू सऊदी? सऊदी में क्यों माइग्रेट नहीं कर रहे? भाई सऊदी डेवलप्ड मानिए सऊदी को, और वेल्थ मानिए सऊदी में, लेकिन वाई दे नॉट माइग्रेटिंग टू सऊदी फॉर बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज? बिकॉज सऊदी इज नॉट गोइंग टू अलाउ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इकोनॉमी में तर्क लगाया जाता है. धर्म एक अलग चीज है, धर्म इज अ मैटर ऑफ फेथ. तो फेथ है, बट द पॉइंट इज इकोनॉमी, खुद की पॉलिटिक्स, अपने रिसोर्सेज, अपने लोग, सऊदी सरकार की जिम्मेदारी, वो उस चीज को भी तो देखेंगे ना. बात पकड़ में आ रही है आपको? तो मूवमेंट किसकी तरफ को हम देखते हैं? जैसे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार से हम क्या देखते हैं? स्पेन की तरफ, यूरोप की तरफ. अभी एक मूवी भी आ रही थी ना, डंकी, उसमें ये वर्ड दोबारा से एक पार्ट बन गया डिस्कशन का कि डंकी की तरीके से जाते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं, जान तक धो बैठते हैं, मतलब जान हाथ से चली जाती है. सो पॉइंट इज कि इस्लामोफोबिया जो है वो अब एक रिलीजन और रेशियल दोनों का एक यू कैन से कॉम्बिनेशन बन गया है, राइट? एक स्टीरियोटाइपिंग बन गई है. तो शायद आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ रहा है? यूरोप में कुछ जगह ऐसा सोच रहे हैं लोग, दूसरों को खत्म कर रहे हैं लोग, फर्क ही क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है क्योंकि जो मेजर आइडियोलॉजिकल ट्रेंड होते हैं ना, वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं. और आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, इंटरकनेक्टेड है. तो अगर मेजर ट्रेंड बन रहा है तो ट्रेंड आपको ही लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स काफ़ी बड़े इंपैक्ट डालेगा? अरे वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी इंपैक्ट डालता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस आपकी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स दोनों पर इंपैक्ट डालते हैं. तो अभी जाते हैं इसके अंदर. तो इस्लाम एज अ कलेक्टिव अदर देखा गया है यूरोप में, और ये आज की बात नहीं है, हम अभी फ्रॉम द स्टार्ट इस बात को लेकर आएंगे, फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम. चलिए शुरुआत करते हैं जब से इस्लाम बना, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद. यहाँ पर इस्लाम बना, इस शब्द के कई लोग खिलाफ होंगे. यू नो व्हाई? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस्लाम की शुरुआत कब से हुई, तो शायद कुछ लोग कहेंगे सर ये दिख तो रहा है यहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद, वहाँ से शुरुआत हुई. लेकिन कुछ इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि एक्चुअली इस्लाम जो है प्रॉफेट मोहम्मद के पहले भी था. प्रॉफेट मोहम्मद का कंट्रीब्यूशन ये था कि यहाँ से फॉर्मलाइज हो गया. एक कुरान है, अब दिस इज द बेसिस, दिस इज द ओनली बेसिस. कहा गया कि अगर हम अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें, कुछ लोग कहेंगे यार अब्राहमिक रिलीजन क्या होता है? वाई वी से ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू वन अब्राहमिक रिलीजन. और अब्राहमिक रिलीजन के लॉजिक मतलब जो कहता है कि अब्राहम वो एक अलग से प्रॉफिट हैं. उनके अगर हम नीचे जाएं, मतलब एक मैंने वीडियो बनाई थी लेगेसी लेक्चर ऑन इजराइल पैलेस्टाइन, तो उसमें मैंने डिटेल में एक चार्ट दिखाया हुआ है. उस चार्ट को मैंने बताया हुआ है
कि कैसे आइसैक इमैनुअल, और इमैनुअल से फिर नीचे हम जाते हैं और इधर फिर हम जैकब पर आते हैं। जैकब जिनको इज़राइल भी कहा गया, जिसके नाम पर आज इज़राइल देश पड़ा। फिर हम फर्दर नीचे जाते हैं, उसके बाद कौन आए, फिर हम उसमें जीसस के पास जाते हैं। तो पॉइंट इज़ कि अब्राहम, आइसैक, इमैनुअल, प्रॉफिट मोहम्मद, ज्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आइसैक और फिर जैकब, और यहाँ पर फिर जीसस। तो ये सभी नाम जो हैं ये कुरान में भी हैं। मतलब कुरान अब्राहम के बाद आए जितने भी हैं जो पैगंबर्स हैं, तो इन पैगंबर्स को कुरान भी रिकॉग्नाइज करता है। और कुरान, और अगर क्रिश्चियनिटी में बात करें कि पहले कौन था, तो पहले क्रिश्चियनिटी थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन कहाँ से है? जीसस क्राइस्ट से है। तो यानी कि आपका लॉजिक कहना चाहिए कि सर फिर इस्लामोफोबिया क्यों? ऐसा क्यों है कि क्रिश्चियनिटी, मतलब अगर रिलीजन के एंगल से देखें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अपोजिट कैसे हो गए? क्योंकि अगर कुरान बाद में आ रहा है, यहाँ पर कुरान आ रहा है, देखिए, प्रीचिंग ऑफ मोहम्मद स्टार्ट द इस्लामिक फेथ, यहाँ पर देख रहे हैं आप। और यहाँ पर ऑलरेडी हम बर्थ ऑफ जीसस देख चुके हैं, क्रिश्चियनिटी। तो अगर यहाँ पर ये अब्राहमिक रिलीजन आता है इस्लाम, और इस्लाम कह रहा है कि इस्लाम इज द लास्ट अब्राहमिक रिलीजन, मतलब एक तरीके से कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं इस बात को कि अगर ये सभी अब्राहमिक रिलीजन हैं, जैसे कि ज्यूस, फिर आपके जो जीसस आए, तो यानी कि क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई, और उसके बाद इस्लाम, अगर ये सभी अब्राहमिक रिलीजन है, क्योंकि अब्राहम से ही कनेक्ट हुए हैं सारे के सारे प्रॉफिट्स, और सबके बारे में मेंशन यहां पर कर ही दिया गया है, तो फिर तो अपोजिट नहीं होना चाहिए था। इट शुड बी लाइक कि इस्लाम हैज सबज्यूम्ड ऑल द अदर्स, बट इट इज अ मैटर ऑफ फेथ ना। वो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी लेकर चल रहे थे, यह एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन चुकी थी। बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में इन्होंने कहा कि इस्लाम यहां पर, कुरान कह रहा है कि एक तरीके से एंड, अब इससे नेक्स्ट कुछ नहीं है अब्राहमिक रिलीजन, दिस इज द एंड, दिस इज द अल्टीमेट। तो यहां पर अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा यानी कि क्रिश्चियनिटी में जो चर्च था, जैसे कि पेपेसी यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च कह रहा था कि भाई अब्राहमिक रिलीजन में वी आर द अल्टीमेट, वी आर द एडवांस वर्जन ऑफ दिस, देयर वर सम गैप्स हियर in Judaism, and now we are the refinement and we are the ultimate. But now there is another religion which is saying कि अरे भाई ultimate हम है, this is the ultimate. तो मुझे बताइए ये एक basis of conflict होगा कि नहीं होगा? अगर इसका religion angle देखा जाए, बिल्कुल होगा। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये मैप देखिए, इससे समझिए। यहाँ पर जो आपको डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए मक्का एंड मदीना, राइट। और यहां पर आपको दिख रहा होगा अंडर प्रॉफिट मोहम्मद 622 से 632। तो आप देखिए कि इस्लाम अपने आप में एक एक्सपेंशन करने वाला रिलीजन, यानी कि जो इस्लाम की स्थापना है वो केवल मैटर ऑफ फेथ नहीं है, दैट वाज अ मैटर ऑफ कंसोलिडेटिंग पॉलिटिकल पावर एज वेल। ये कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि यहां पर इस फेथ को अगर फैलाएंगे नहीं, एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो ऐसे में ये सोसाइटी ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाएगी। एंड दैट इज व्हाई इस्लाम सीज द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू फेथ एज अ मैटर ऑफ एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन देखिए होता रहा, देखिए प्रॉफिट मोहम्मद, फिर अबू बकर, देन अंडर अली, देखिए आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है, तो पहले डार्क ग्रीन, फिर इससे लाइट ग्रीन, फिर इससे लाइट ग्रीन, ये सब आप एक्सपेंशन देख रहे हैं। ये वो रीजन है जहां पर आज आप इराक देखते हैं, राइट। ये पर्शिया देखते हैं, और आप सब जानते हैं कि पर्शिया का ह्यूज इन्फ्लुएंस रहा फर्दर ईस्ट पर, राइट। और इसके बाद उमैयद कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट। तो कैलिफ क्या रिप्रेजेंट करता है? कैलिफ रिलीजियस हेड भी है और पॉलिटिकल हेड भी है एक तरीके से। तो कैलिफेट, अब आपको रिकॉग्नाइज हुआ कि एक्चुअली जो आइसिस है, तो आइसिस क्या कह रही थी? आइसिस कह रही थी कि कैलिफेट स्टैब्लिश करनी है। और कितने सारे लोग, मैंने क्या कहा, पब्लिक में ओपिनियन और प्राइवेट फेथ की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। तो आइसिस का जो सपना है वो एक्चुअली फेथ के हिसाब से कई लोगों का सपना होता है। मॉडर्न नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट से आप उसको नेगेट कर सकते हैं, यार कैसी बात कर रहे हो तुम, कह रहे हो कि
दोबारा से कैलिफेट एक्सपेंड करे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, आज यहां पर आप स्पेन देखते हैं, अंदनुसा, इस शब्द का जिक्र जो है वो आईसिस भी करती है कि भाई फर्दर एक्सपेंड करके यहां तक कि पूरा दोबारा से लाएंगे। दैट्स अ मैटर ऑफ फेथ। मॉडर्न नेशनैलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे कहा जाएगा यार तुम यहां से बिलोंग करते हो, तुम्हें यहां पर कैलिफेट से क्या लेना देना, तुम इस देश के नागरिक हो, इस देश के प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। इस बात पर सवाल उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। अब आप लोग उसको ओपनली बोलें या ना बोलें, उठता तो है और नेगेट किया जाता है, यार गलत कर रहे हो तुम। लेकिन आपको समझना होगा कि दूसरे का जो वर्ल्ड व्यू है, हर किसी का, हम में से हर किसी का वर्ल्ड व्यू हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी से आता है। इस पे एक बाकायदा, इस पे अलग से यू कैन से देयर इज अ डेडिकेटेड स्कूल ऑफ थॉट ऑन दिस, जिसको हम कम्युनिटेरियन कहते हैं। कम्युनिटी से बना वर्ड कम्युनिटेरियन, वो कहता है कि हर किसी का जो सेल्फ होता है वो कम्युनिटी सेंटर्ड होता है, कम्युनिटी से निकलता है। तो अगर कम्युनिटी, अगर मैं इस्लामिक कम्युनिटी की बात करूं, तो अगर फेथ के बिहाफ पर द वर्ड इज से उम्मा, इस्लामिक ब्रदरहुड, तो वो फेथ का मैटर है। वो पर्सपेक्टिव धर्म में है कि सभी जो मुस्लिम्स हैं वो सब ब्रदर ही हैं। तो यहां पर इसी वजह से कहा जाता है कि जो ये नेशन की बाउंड्रीज बहुत बाद में आई, और इस्लाम और इस्लामिक ब्रदरहुड, वो जो इथोस हैं, यू कैन से, वो जो आइडियाज हैं, दे आर वेरी डीप, एंड दैट इज व्हाई आईसिस कुड मोबिलाइज सो मच फंड्स, क्योंकि अंदर से सपना है। अब आईसिस का क्या हुआ वो तो हम सबको पता है, बट द पॉइंट इज कि आईसिस यही सपना बेसिकली बेच रहा था कि दोबारा से वो लाएंगे जो हमसे छीन लिया था। किसने? इन्होंने, ये वेस्टर्न पावर्स ने। तो क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच के पूरे पीरियड को देखिए, यूरोपियन हिस्ट्री को। फिर आप साइकस-पाइकट एग्रीमेंट को देखिए कि कैसे ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर इस एरिया को अलग अलग पीसेस में कट कर रहे हैं, क्रिएटिंग वेरियस नेशनैलिटीज एंड डूइंग इनजस्टिस टू सम सेक्शंस, स्पेशली कुर्दिस्तान पे मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इसकी हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस किया था, इसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, क्यों ऐसा है कि इराक में भी कुर्दिश इशू था, सीरिया में भी कुर्दिश इशू है, उधर टर्की की फॉरेन पॉलिसी एंड उसकी अलाइनमेंट विद रशिया एंड अदर, सीरिया, उसमें भी कुर्दिश इशू है। तो ये है क्या भाई इस एरिया का इशू? वो साइकस-पाइकट एग्रीमेंट से है। कुर्दिश लोगों का भी कहना था कि हमसे वादा किया था कि कुर्दिस्तान देंगे, क्योंकि धर्म एक, लेकिन एथनिक प्रोफाइल अलग अलग हो सकती है ना, हमारा कल्चर अलग अलग हो सकता है, जो आप सबको पता है कि कल्चर इज शेप्ड विद इन अकॉर्डेंस विद ज्योग्राफी एज वेल। जैसे हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले बहुत लोग होंगे। अब आप इंडिया की बात कर लीजिए, 80% के आसपास मान लीजिए हिंदू हैं, लेकिन क्या पंजाब साइड में जो हिंदू हैं और बंगाल साइड में हिंदू हैं, क्या कल्चर सेम है? नहीं, कल्चर में डिफरेंसेस है कि नहीं? बंगाली एंड पंजाबी में कल्चर डिफरेंस हो सकते हैं, भले वो धर्म एक हो, नेशनैलिटी एक है। तो इसी तरीके से इस एरिया में भाई रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वो ज्योग्राफी से कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। यूपीएससी ने मेंस में इस बार क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी वांट्स यू पीपल टू ओपन योर माइंड एंड इंटरकनेक्ट थिंग्स। तो ये जो एक्सपेंशन था उस समय, अब आपके मन में आना चाहिए ऊपर क्या चल रहा था भाई? ये एक्सपेंशन हो रहा था। और ध्यान रखिए, अभी हम कहाँ हैं? अभी हम इस फेज में हैं, ये तो मिडीवल की भी शुरुआती फेज में हम। आ रही बात समझ में आपको? तो इस समय पर ऊपर क्या चल रहा था? यहां पर क्रिश्चियनिटी तो ऑलरेडी थी, बट क्रिश्चियनिटी was not consolidating itself as a one political power in a way Islam could do. इस्लाम ने कहा धर्म तो है ही, बट भाई पॉलिटिकल एक्सपेंशन जरूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर चर्च उस समय तक इसमें सक्सीड नहीं हो पाया, चर्च को इसमें टाइम लग रहा था। यहां पर अलग अलग जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनमें बटा हुआ था। अगर जैसे अगर मैं अभी तो मैं 1699 1700 की बात कर रहा हूँ, इवन 1500 की बात करूँ, अगर मैं 1500 की बात करूँ, तो क्या अंदाज़ा लगता है आपको 1500 में यूरोप में कितनी स्टेट्स होंगी? लमसम स्टेट समझते हैं, जैसे कि आज नेशन स्टेट का आइडिया है कि एक स्टेट मतलब एक अथॉरिटी होगी, उसके पास संपूर्ण संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी होगी। ऐसे कितनी स्टेट होंगी? 1500 की ईयर की बात कर रहा हूँ, लमसम आइडिया लगा लो आप। कोई कहेगा सर
यूरोपियन यूनियन में सर 27, 28, 50 मान लो सर, कोई कहेगा 1-2 एम्पायर मान लो, ब्रिटिश और जी किंगडम मान लो, स्पेन, फ्रांस, गिनने लग जाओ आप, तो आप में शायद कुछ लोग कहेंगे कि होंगे 20, 30, 50। आंसर पता है क्या है? लगभग 1500। ये तो मुझे लग रहा है याद भी रह जाएगा आपको, 1500 में 1500। कारण क्योंकि जो लार्ज किंगडम्स थे वो गिने चुने थे, छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे। जहां पर आज आप इटली देखते हैं वहां पर छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे, फ्लोरेंस और आपका पैपल स्टेट्स, मिलान, आज ये सब सबज्यूम हो गए, एक नेशन बन गया है। लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया रही है, जद्दोजहद रही है। लेकिन सोचो इतने छोटे छोटे सिटी स्टेट, और दूसरी तरफ इस्लाम जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है पॉलिटिकली, तो अपने आप में एक बड़ी पावर होगा कि नहीं होगा? बड़ी पावर होगा। और बड़ी पावर होगा तो ऊपर वाला एरिया कुछ इनसिक्योर होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर हैं एडवर्ड सैड, उन्होंने एक बात कही कि एक्चुअली इस्लाम वॉज अ नेचुरल अदर टू द यूरोप एंड डेमोनाइजिंग ऑफ इस्लाम वॉज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी ऑफ यूरोप। आप कहेंगे मतलब ये है कि भाई साहब अगर इस एरिया को एक करना है ना, तो उसके लिए आपको एक दुश्मन चाहिए, आपको इनसिक्योरिटी पैदा करनी पड़ेगी, तब जाकर यहां छोटे छोटे सिटी स्टेट, राजा सब एक होंगे। कहेंगे चलो यार हम भी पॉलिटिकली यूनाइट होते हैं, नहीं तो भाई एक्सपेंशन करते करते यहीं तक आ जाएंगे। अभी यहां पर है, मान लीजिए एक्सपेंड होकर यहां पर भी आ जाए। क्योंकि फिर आप जब लेटर पीरियड में ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया, राइट। तो अब फाइनली जो है यहां पर एक जो है एम्पायर बनता है, कैरोलिंगियन एम्पायर। ठीक है, हुआ कैसे? इसमें रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल था। क्रिश्चियनाइजेशन स्टार्ट हुआ पैगन पीपल का। पैगन पीपल कौन? जो नेचर को पूजते हैं, राइट। ये कहा जाता है कि जब यहां पर इस्लाम मतलब एक्सपेंड हो रहा था प्रॉफिट मोहम्मद के दौरान, तो वहां पर भी पैगन पीपल थे, राइट। आइडल वर्शिप भी करते थे, तो नेचर को पूजते, उसको पैगन बोला जाता है। यहां पर क्रिश्चियनिटी एक्सपेंड हुई और क्रिश्चियनिटी ने इस बेसिस पे जो वहां पर जो रूलर्स हैं उनको कहा कि वी आर गोइंग टू गिव यू द रिलीजियस सपोर्ट। क्योंकि लोगों को अगर धर्म और देश के कानून में से एक को चुनना हो तो ज्यादा चांसेस ये थे कि वो धर्म को चुनेंगे। लेकिन कानून का इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अगर कानून नहीं इंप्लीमेंट हुआ तो भाई साहब क्या होगा? सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? तो इस वजह से राजा को भी अगर कानून को इंप्लीमेंट कराना है तो धार्मिक सपोर्ट चाहिए था। तो इस वजह से चर्च बिकेम वेरी पावरफुल इन दिस टाइम। इवन क्रूसेड्स करी गई, यानी कि वही काम, एक्सपेंशन, राइट, एक्सपेंशन अंडर द रूल ऑफ पेपेसी। जो कैथोलिक यू कैन से वेटिकन है, अब वेटिकन एक्सपेंड करेगा, क्योंकि एक्सपेंड करेगा तभी ये एरिया पॉलिटिकली सिक्योर होगा, राइट। अब ये एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो इस एक्सपेंशन में पेपेसी वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। और ये भी देखा गया उस समय पर, जैसे आप पर्शिया को देखते हो तो आप देखना ईरान, अगर जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं करेंटली, तो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं यार ये तो कुछ फैक्ट्स हैं, अच्छा ईरान ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। ईरान जो कर रहा है, जो स्टैंड ले रहा है यूएसए के सामने, क्यों ले रहा है? देयर शुड बी सम कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट टू व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन ईरान इज टेकिंग एज ऑफ नाउ। Irani people are very proud people. They are very proud about their Persian heritage. At one point of time, the word you can say फारसी भाषा, आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं फारसी भाषा, आप ये इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसका इन्फ्लुएंस इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चरल यू कैन से इन्फ्लुएंस दे वर हैविंग इन द पास्ट। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे वर्तमान में अपनी मजबूती को ढूंढने के लिए, अगर वर्तमान में हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखता तो हम कहाँ जाते हैं? पास्ट में जाते हैं। देखा होगा आपने लोगों को भी, यार मेरे दादा ये थे, अरे दादा तो वो थे, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम देखो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, वेयर इज योर स्टैंडिंग देयर। तो अब उसका इम्पैक्ट तो होता है, राइट। लेकिन जो इस्लामिक नॉवेलिटीज़ थी, जो कुछ इस्लाम ने एक्सपेंड किया था, अगर आप स्टेबल रहते हो काफ़ी लंबे समय तक, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कल्चर जो है
और यू कैन से तौर तरीके जो हैं, प्रोस्पेरिटी जो है वो फ्लोरिश होती है। और मुझे आप खुद बताओ, अगर किसी एरिया में, अगर मैं इससे मतलब जब ये इस्लाम फ्लोरिश हो रहा था, अगर उससे पहले कि अगर मैं यूरोप की हिस्ट्री पर आपसे आपका ओपिनियन पूछूं, आप खुद बता देंगे सही। अगर कोई एरिया ऐसा है जो आपस में लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है, एक एटमॉस्फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी है, राइट, कंटिन्यूसली बस डेथ्स, वॉर, इनसिक्योरिटी ये चल रही है, और इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू, यू कैन से, रिफॉर्म देयर इकोनॉमी, दे आर नॉट एबल टू फोकस। अब ट्रेड पे कहाँ से फोकस होगा अगर वॉर ही वॉर चलता रहेगा, आप खुद सोचिए। और जहाँ पर स्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पर वो ट्रेड एंड अदर एस्पेक्ट पे फोकस कर पाएंगे, आर्ट फॉर्म पे फोकस कर पाएंगे, है कि नहीं? तो इसी वजह से आप देखेंगे कि आज भी अगर आप यूरोप में भी जाएंगे, जैसे मैं स्पेन की बात कर रहा था, तो आप कई जगह पर वो इन्फ्लुएंस पाएंगे। तो वो इन्फ्लुएंस क्यों आ पाया? तो कई लोग कहते हैं यार ये, जैसे बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, सो आई फाउंड देयर वर मेनी आर्टिकल्स हु वर सपोर्टिंग दैट वाज ग्रेटनेस ऑफ इस्लाम। और भाई अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है वो कहेगा भाई ये हमारी ग्रेटनेस ही है भाई, राइट? तो ठीक है, बट उसमें एक एंगल ये भी तो है कि जो आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्किटेक्चर है, वो तब डेवलप होता है जहाँ स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो, और तभी इकोनॉमी थ्राइव करती है, तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं। मुझे बताइए आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर का ध्यान आएगा कि अगर आपकी जान पे ही बात बनी हुई है? नहीं आएगा। एंड दैट इज़ वाई पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप अदर एरियाज़ में, अदर डायमेंशंस में एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इस्लामिक नॉवेलिटीज़ का फिर हमने एक ट्रांसफ़र देखा यूरोप पर, और ये कितनी सारी रिसर्च में है। एडमंड हेलर्स तो अपनी बुक में ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि देखो आज भी यूरोप में इन लैंग्वेजेस में ये वर्ड्स, ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस, दे आर हैविंग ओरिजिन फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ इस्लाम, द प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर इस्लाम वर्ड इसलिए यूज़ कर दिया जाता है क्योंकि कंसोलिडेशन तो अंडर इस्लाम था, बट वो इम्पैक्ट किसका है? उस सोसाइटी का इम्पैक्ट है। समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इस गहराई को आप पकड़ पा रहे होंगे। अब जॉन हॉब्सन इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो कहते हैं कि रूट्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगर आपको ढूंढनी है तो कहीं ना कहीं आपको ईस्ट में मिलेगी, यानी कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ईस्टर्न सिविलाइजेशन से मिलेगा। इसका एक रीज़न कहा जाता है क्योंकि ट्रेड तो होता ही था मेडिटेरियन से, राइट? तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया, तो यहाँ पर आज आपका मॉडर्न यूरोप है, राइट? मतलब मॉडर्न यूरोपियन नेशन है, यूरोप तो यही है। तो यहाँ पर इटली हो गया, यहाँ पर आप स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये एरियाज़ देखते हैं। तो एक्चुअली बात क्या है कि यहाँ से जो ट्रेड होता था, तो यहाँ से ट्रेड होता था प्लस नीचे से ट्रेड होता था, यानी कि सदर्न पार्ट से ट्रेड होता था, मिडिल ईस्ट वाला पार्ट। तो एक तरीके से यहाँ जब ट्रेड होता है तो ट्रेड के साथ आइडियाज़ भी ट्रैवल होते हैं, डिस्कवरीज भी ट्रैवल होती हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर ट्रैवल होती हैं। इसी बात को बता रहे हैं। यूरोप को एक बात पता थी कि अगर अपने आप को अब कॉन्सोलिडेट करना है तो सबसे पहले कॉमन एनिमी चाहिए, और कॉमन एनिमी लोग कब मानेंगे? व्हेन यू आर गोइंग टू यूज वेरियस आर्ट फॉर्म्स। देखिए म्यूजिक, आर्ट, दैट इज़ वेरी पॉलिटिकल, इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टूल। कई लोग कहेंगे नहीं सर, म्यूज़िक तो सर विशुद्ध है, उसका क्या पॉलिटिक्स से लेना देना? अरे भाई साहब, आपकी जो हिस्ट्री है ना, उसमें राजा को महान बनना है तो उसको कवि चाहिए जो उसको महान बनाए। महान ऐसी थोड़ा ना बना जाता है। 10 लोग कहें, 10 लोग आप रखो महान बताने के लिए आपको, फिर वो आपको ऐसा कह रहे हैं तो वो कहेंगे यार कुछ तो सच्चाई होगी, यार ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति लग रहा है हमें, बहुत ज्ञानी है, तो ये अगर कह रहा है ये महान है तो सही में ये महान है, और ये अगर कह रहा है वो गलत है तो सही में गलत है। सो दैट इज शेपिंग एंड कंट्रोलिंग द नैरेटिव, एंड दैट वाज यूज्ड बाय यूरोपियंस एज वेल। जैसे चर्च सपोर्टेड एक प्रोपेगेंडा इस एज में फैलाया गया। कहा जाता है कि अगर यूरोपियन सोसाइटी को यूनाइट करना है तो उन्हें बताना होगा कि देखो तुम चाहोगे क्या एक्सपेंशन फर्दर इस्लामिक रूल का, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पर विमेन आर बीइंग सप्रेस्ड, portraying hijab and burqa, right? This is just a representation, and presenting that Islamic people are cannibals, inhumane creatures, monsters. तो अगर आप ऐसा एक पिक्चर
बचपन से ही लोगों के दिमाग में डालना स्टार्ट कर दोगे, वेरियस शोज़ के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, तो उनके मन में तो वैसे ही डर बैठ जाएगा। जैसी बात आएगी भाई खिलाफ में लड़ना है तो वो कहेंगे हम भी लड़ने चलेंगे, और जो आपको सपोर्ट चाहिए, टैक्स चाहिए, लो हमसे, लेकिन लड़ना है, बचना है इनसे। तो अब यहाँ पर फिर आता है यूरोसेंट्रिसिज्म। तो बेसिकली पहले एक एनिमी को बनाओ, फिर वहाँ पर नेगेटिव्स को गिनाओ, और फिर अपनी सुपीरियरिटी को भी बताओ, क्योंकि प्राउड भी तो कराना है। देखिए लीडरशिप का एक बेसिक सा सिद्धांत है, इफ यू वांट पीपल टू फॉलो यू, यू हैव टू टेल पीपल कि देखो यार तुम में ये बात बहुत खास है, तुम शायद नहीं जानते होगे इस बारे में, लेकिन ये बहुत खास है। और हर कोई खास होना चाहता है, और अगर कोई दूसरा उसको बता दे और जस्टिफाई कर दे कि वो खास है, कुछ ज़बरदस्त कर सकता है, तो आपके साथ ही कोई कर दे, मुझे बताइए आप उसको भूलेंगे क्या? नहीं भूलते आप। कॉम्प्लीमेंट सबको याद रहता है कि नहीं? अब यहाँ पर यूरोसेंट्रिसिज्म में अब यूरोपियन लोगों को यही बताना था। अब उन्होंने क्या करा, कहा कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, अर्थ पे जो ह्यूमंस हैं, उनकी सभ्यता में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है, वो पता है किसका है? वो है रोमन्स का, वो है पेरिस यानी कि फ्रांस की कैपिटल से, और वो है एथेंस का। और आप देख लीजिए, आप जितनी बुक्स उठाकर देखिए अपनी बचपन से, तो हर जगह आपको मिलेगा ये शब्द हमने लैटिन भाषा से लिया है, ये चीज़ हमने इस भाषा से ली है। तो हर जगह आपको मिलेगा यार रोमन्स ने ये कर दिया, फ्रांस से ये हुआ था, एथेंस से ये हुआ था। और एंशिएंट पीरियड तो आप देखेंगे इट इज़ कंसेंट्रेटेड ऑन एथेंस, ग्रीस वाला एरिया। तो बाकी सोसाइटी का दम बैठी थी, वो कुछ कर ही नहीं रही थी। तो लेकिन कर रहा बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐसे ही नहीं सिविलाइजेशन थ्राइव हुई, लेकिन नैरेटिव को कंट्रोल करना स्टार्ट किया यूरोपियंस ने। तो उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में किसी को भी डेवलप होना है, अफ्रीकन्स, एशियंस, नदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, तो हर किसी को क्या मॉडल फॉलो करना पड़ेगा? वेस्टर्न मॉडल। कहा हमारा मॉडल टेस्टेड है, क्योंकि हम देखिए आप पर कंट्रोल करने आ गए। और क्या कहा था आपको? जीतने वाला रियलिटी लिखता है, रियलिटी होती नहीं है, लिखी जाती है। मैं रियलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री बोल रहा हूं कि इतिहास बेसिकली ये बनाते। तो उन्होंने कहा देखो हमारे जैसा बनना है कि नहीं बनना है, तो हर कोई जीतने वाले के जैसा बनना चाहता हो, चाहे जीतने वाले ने कितनी गलत काम कर रहे हो, लेकिन हाँ यार तुम्हारे जैसा बनना है, तो देखो फिर तुम ये करो। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जितने क्रिएशंस हैं, फिनोमेना है, इनोवेशन है, जो यू कैन से हाई ग्रेड थिंकिंग है, जो थ्योरीज हैं, वो सब यूरोपियन वैराइटीज़ ही हैं, राइट। तो ग्रेट ह्यूमन सिविलाइजेशन बनना है तो केवल किसकी तरफ को देखो? वेस्ट की तरफ को देखो, राइट। और इस समय पर जैसे ही ये मॉडर्निटी शुरू हुई, मिडिवल से मॉडर्न की तरफ आ जाइए। मॉडर्निटी का बेसिस क्या है? बचपन में पढ़ा होगा आपने, रेनेसा, पुनर्जागरण। और उसका आधार क्या है? वो तो सवाल कर रहा चर्च पे। चर्च ने जद्दोजहद करी हुई थी कि भाई प्रोपेगेंडा को रखो, बाकियों को बताओ कि ये बैरबेरिक हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो अदर्स हो, जो एशियंस हैं, जहां पर तो ये सब बैरबेरिक हैं, इनके जैसा नहीं होना हमें, हम सुपीरियर हैं। लेकिन अब चर्च पे ही काउंटर करने वाले आ गए, उन्हीं के देशों में आ गए। गैलीलियो, कैप्लर, लियोनार्डो दा विंची, ये सब कुछ नाम हैं जो इस पीरियड के नाम थे। अगर किसी ने, जैसे चर्च ने कहा धरती फ्लैट है, उन्होंने कहा यार फ्लैट तो नहीं है, देखो यार हमारा एक्सपेरिमेंट बता रहा है फ्लैट तो नहीं है। चर्च कह रहा फ्लैट नहीं है, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चर्च ने कहा, अब कोई आया कि भाई ये बीमारी फैल गई है, बताइए क्या करें। तो चर्च ने उस टाइम पे कहा भाई प्रे करेंगे, इसमें ही पावर है, बच गए आप, देखो पावर, मर गए वो। गॉड वॉन्ट्स यू, यू हैव टू एंड्योर दिस पेन। गॉड वांटेड दोज पीपल। अब गॉड की विल से ऊपर क्या है? लेकिन जैसी एंटीबायोटिक और मतलब ये लॉजिक, साइंस ये डेवलप होने लगा, तो कितनी सारी बातें जो बताई गई थी, उन बातों को झुटलाया गया। अब ऐसे में चर्च पे क्वेश्चन होने लगा। अब जैसे चर्च पे क्वेश्चन होने लगा, तो ऐसे में जो चर्च पे क्वेश्चन कर रहे थे वो कह रहे थे चर्च जो है वो लॉजिकल नहीं है। ट्रुथ जो है मिडिवल टाइम में, ट्रुथ वाज कनेक्टेड टू आइडिया ऑफ गॉड, कि सच क्या है, ईश्वर बताएंगे सच क्या है।
और ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव कौन? आपके धर्म के नुमाइंदे, वो बताएंगे सच क्या है। लेकिन मॉडर्निटी का फीचर ये है कि मॉडर्निटी में कहा सच पता है क्या है? साइंस इज ट्रुथ, लॉजिक इज ट्रुथ, रेशनैलिटी, रीजन का इस्तेमाल करना, दिस इज ट्रुथ। क्योंकि इंसान ने कई जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी जान बचा ली है, एफिशिएंसी बढ़ा ली है, सोसाइटी को बेटर कर दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो साइंस वाज इक्वल टू ट्रुथ। अब यहां पर एक बड़ी अजीब सा कॉम्बिनेशन बना। जिन लोगों ने चर्च को नेगेट करा, उन लोगों ने कहा कि हमें अल्टरनेटिव मॉडल्स को भी देखना होगा। तो जो फर्स्ट मॉडर्नर्स थे, फर्स्ट मॉडर्नर्स का मतलब है मॉडर्न एज के जो सबसे पहले लोग थे जो काउंटर कर रहे थे चर्च को, तो ये कहा गया कि उस समय पर उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था उसमें विश्वास करना कम कर दिया या बंद कर दिया। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, जो एंटी इस्लाम एनवायरनमेंट था उस समय पर यूरोप में, तो देख रहे हैं मैं मिडीवल और मॉडर्निटी के जंक्चर पे बता रहा हूं, एंटी इस्लामिक एटमॉस्फेयर इन यूरोप। सो इफ यू आर सीइंग नाउ, तो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट कि यार रूट्स तो कहीं और है। वो कल्चरल बायसेस जो हैं वो एक्चुअली सदी से सदी वो बढ़ते जा रहे हैं, वो वहीं ट्रैवल हो रहे हैं। तो लेकिन यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट मॉडर्नर्स ने चर्च को नेगेट किया, तो चर्च द्वारा जो बनाया गया प्रोपेगेंडा था उसको भी सपोर्ट नहीं किया, तो एलिमिनेट होने लगा। तो कुछ ऐसा लगने लगा कि इस्लाम जो है वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमें केवल साइंस इज ट्रुथ, इस पर फोकस करना है। तो इनिशियल यूरोपियन थिंकर्स जो हैं वो मतलब उनका जो व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट हुआ। अब यहाँ पर जो इमेज है पता क्या है, आपने देखा होगा कि कैथोलिक्स को चैलेंज कहाँ से मिला? प्रोटेस्टेंट से मिला। मार्टिन लूथर चैलेंजिंग दी सम ऑफ द बिलीव्स आइडियाज ऑफ कैथोलिक चर्च। तो यहाँ पर जो चर्च था उसमें ही फेथ बेसिस पे ही डिवीजन आने लगा, राइट? तो यहाँ पर चर्च वॉज फेसिंग दिस इशू। तो अब इसके बाद चर्च को मेजर चैलेंज केवल इस्लाम से नहीं था, वो प्रोटेस्टेंट से भी था, राइट? लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब हम आगे बढ़े मॉडर्नाइजेशन में, तो फिर उसके बाद दोबारा से मुस्लिम्स, इस्लाम, इसको चैलेंज किया गया। कहा कि भाई देखो मॉडर्न एज में हम हैं, मॉडर्न एज में रेशनैलिटी, लॉजिक, इट इज द बेसिस ऑफ ट्रुथ, नॉट जस्ट फेथ। तो यहां पर इस्लामिक फेथ जो है वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई कर रहा था जिसको जो अभी मॉडर्न एज के लोग थे वो कह रहे थे भाई ये तो गलत है। लेकिन जो इस्लाम को फॉलो करने वाला वो कह रहा है इस पे गलत सही की बात मत कर लेना भाई, ये फेथ का मामला है, फेथ पे सवाल नहीं कहूँगा। तो वो कहेगा मॉडर्न, जो अब मॉडर्न है वो कहेंगे कि नहीं यार लॉजिक इज द बेसिस, ह्यूमनिज्म पे फोकस होना चाहिए। ह्यूमनिज्म का मतलब है कि लाइफ का सेंटर ह्यूमन का कंसर्न है। लेकिन जो फेथ में बिलीव करता है, इस्लामिक फेथ है, तो वो कहेगा देखो ऐसा है, अपने ह्यूमनिज्म, अपने लॉजिक जेब में रखो, मुझे मेरे धर्म ने जो सिखाया है, जो मुझे जानकारी है, बस वही है। उससे कहा थोड़ा इस पे सवाल तो कर लो, सवाल जवाब नहीं होता इस पे। आप कहोगे कि यार सवाल जवाब नहीं होता इस पे, तो सवाल जवाब इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टाइम, बट फिर वहां पर वो फेथ वाले लोग ये क्यों कह रहे थे कि भाई सवाल जवाब नहीं? तो हर किसी का अपना एक वर्ल्ड व्यू है। अब देखिए उनका क्या व्यू है। उनका कहना है कि तुम्हारा मानना है कि जो तुम देखते हो, जो तुम सोचते हो वही सच है, जो प्रूव हो जाए तुम्हारी साइंस से। तो उन्होंने कहा हाँ जी यही सच है। तो जो फेथ वाले साइड से बोल रहे हैं उनका कहना है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम देखते हो, उस जो भी तुम्हारे लॉजिक होते हैं, रीज़न जो तुम लगाते हो, रीज़न का आधार नॉलेज होती है कि नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो कहेगा हाँ जी नॉलेज एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो फेथ को सपोर्ट करने वाला कहेगा कि भाई साहब तुम्हारा जो लॉजिक है, तुम्हारी जो नॉलेज है, उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन गॉड की पावर लिमिटलेस है, गॉड की नॉलेज लिमिटलेस है। जो मेरा टेक्स्ट बता रहा है, जो मेरा रिलीजियस टेक्स्ट बता रहा है, ये है अल्टीमेट नॉलेज, तुम्हारी है लिमिटेड नॉलेज। तो तुम कितने भी लॉजिक लगा लो, तुम इसको समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों करा गया था, क्यों कहा गया था। तो रास्ता केवल एक है, जो कहा गया मान लो, बिलीव इन अल्लाह। दैट वाज द डिबेट एंड दैट इज द एक्चुअली डिबेट ऑफ मॉडर्न टाइम। ये अभी तक की यही तो डिबेट है। वहां पर यूरोपियन सोसाइटीज आर सेइंग कि यार ये गलत है शरिया के हिसाब से। वो कह रहा है गलत मत बोल देना। कैसे कह रहे हो गलत है शरिया के हिसाब से? तो अब समझे क्यों ऐसा कह रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, राइट? 19th सेंचुरी, अब जैसे ही ये नेविगेशन शुरू हुआ तो अब दुनिया में जगह जगह इंफॉर्मेशन और जगह जगह पर इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लग गया। ये जो इमेज है ये बता रही है कि देखो ब्रिटिशर्स का राज
मतलब कहा जाता था ना कि भाई सूरज नहीं डूबता, क्योंकि दुनिया के हर एक लगभग जगह पर ब्रिटिशर्स वर हैविंग देयर फुटप्रिंट्स। तो अब ये केवल ब्रिटिशर्स के फुटप्रिंट नहीं थे, साथ में अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ सिलेबस में, तो पहला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ याद आ रहा है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में चार्टर एक्ट 1813 पढ़ाता हूँ। चार्टर एक्ट 1813 में याद करो एक पॉइंट, मिशनरीज को अलाउ करा जाना, क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करना एज अ मैटर ऑफ वाइट मैन्स बर्डन फॉर सिविलाइजिंग दीज बैरबरिक्स। हमें बैरबरिक्स बोल रहे थे बेसिकली, याद आ रहा है कुछ? तो यानी कि जो एक्सपेंशन था केवल ये इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक तो था ही, लेकिन साथ में ये एक्सपेंशन तभी सस्टेन हो सकता था जब साथ में रिलीजन, कल्चर, इन सब पर भी इन्फ्लुएंस डाला जाए, राइट? अब मुस्लिम्स ने इस हेजेमनी का विरोध किया। अब आप देख लीजिए, जहाँ पर आज मिडिल ईस्ट है वहाँ पर हम ब्रिटिश, फ्रेंच, इनकी प्रेजेंस देखते आए हैं 19th सेंचुरी में। और प्रेजेंस का बेसिस क्या था? कॉलोनियल एक्सपेंशन, पैसा कमाना। भाई ये रूट हमारे कब्जे में होने चाहिए। अब क्योंकि मुस्लिम्स वर अपोजिंग एंड आइडियोलॉजिकली मुस्लिम्स वर अपोजिट, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक कन्फ्रंटेशन लगातार आप देखोगे कि नहीं देखोगे? देखोगे। तो यहाँ पर कहा गया कि जो इस्लाम है वो एक फियर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। और ये कहा गया कि क्योंकि इतिहास में कॉन्फ्लिक्ट हम देखते आए हैं, अभी हम पूरी स्टोरी डिस्कस ही कर रहे हैं, तो भाई साहब फिर तो इस्लाम इज लाइक एन एनिमी फॉर यूरोप विच कैन कम बैक फॉर द अर्लियर कन्फ्रंटेशन। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अब समझिए आज के इस्लामिक फोबिया को। तो आज का जो इमिग्रेशन और जो इंटीग्रेशन जो आप देख रहे हैं यूरोप में, वो इस कंटेक्स्ट में है। कई लोग सोचेंगे कि सर पुराने लोग तो कभी के मर गए, चले गए, क्या ही फर्क पड़ रहा है अब? नहीं, जनरेशन से जनरेशन जो आइडियल्स हैं, जो विश्वास हैं, वो किताबों के थ्रू पेरेंट्स से बच्चों को, अलग अलग कल्चरल सिंबल से वो ट्रैवल करते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? जो टेंशन है अब ये फर्दर एग्जैबरेट क्यों हो गई? क्योंकि अब इस्लाम तो शुरू से देखता ही आया है। अब आप खुद इस एग्जाम्पल से समझो कि कितने सारे जो टेररिस्ट होते हैं, दे आर वेरी मतलब वेल एजुकेटेड, मतलब कोई सिविल इंजीनियर है, कोई सर्जन है, लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है और मिशन हेड बने हुए हैं। कैसे? बिकॉज दे आर टॉट अबाउट द हिस्ट्री, दे आर टॉट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड विच अदर पीपल मे नॉट बी सीइंग, बट you being a Muslim, you are given this opportunity to actually lead to that ultimate objective which your faith demands, expansion in the world, jihad. अब उसके लिए फिर क्या होगा? जैसे ही वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होंगे कि भाई ये तो हम पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, इस्लाम को खतरा है इससे, तो भाई काउंटर अटैक में वो टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस अगर एक्सपेंड हो रहा है तो काउंटर अटैक टू सेव इस्लाम। ओसामा बिन लादेन क्या वीडियो देखेंगे जो पहले जब काफ़ी चर्चा में था ओसामा बिन लादेन, तो व्हाट ही वाज सेइंग, सो ही वाज सेइंग एग्जैक्टली दैट कि भाई इस्लाम को खतरा है वेस्टर्न पावर्स से, इस वजह से इनको जवाब देना पड़ेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो दैट इस्लाम इज़ द ग्रेट रिलीजन। तो वहाँ पे पॉलिटिकल एंगल साथ में कनेक्टेड है। अब यूरोप में क्या होता है, जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस हुए 2007-2008 वाला जो सब प्राइम क्राइसिस हम कहते हैं यूएस से स्टार्ट हुआ, अब ये एक पॉलिटिकल टूल बन गया इस्लामोफोबिया। कारण क्यों? अगर यूरोपियन लोग जो चाहे वाइट रेस से हैं, यूरोपियन तो अब यहाँ से भी आकर बस गए वहाँ पर, लेकिन पॉइंट इज़ कि जो एक्चुअल में यूरोपियन लोग हैं, जब वो देखेंगे यार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमें, इकोनॉमी में स्लो डाउन, जॉबलेसनेस, लाइवलीहुड इशूज़, तो एवरीवन नीड्स वन एनिमी। ऑन दिस बेसिस यू कैन कंसोलिडेट सपोर्ट, इस बेसिस पे आप सपोर्ट ले सकते हो। देन हु इज़ दैट एनिमी? इमिग्रेंट्स। और अगर इसमें तड़का लगा दिया जाए रिलीजन का तो मज़ा ही आ जाए इन पॉलिटिशियंस को, तो फिर क्या हो गया कि भाई ये तो इस्लाम भी है। फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ जाता है जब वो टेररिस्ट अटैक हुए। तो जो रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है डाइवर्सिटी यूरोप में, तो इसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं तो उनको पोर्ट्रे किया गया कि दे आर नॉट बिलोंगिंग हियर, ये रेस्ट ऑफ सोसाइटी को बेसिकली चेंज कर देंगे। तो इसी वजह से आप देखना कि फ्रांस की पॉलिसीज़, फ्रांस सेइंग कि देखो भाई हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है और सेक्युलरिज्म का मतलब है स्टेट,
और रिलीजन कंप्लीटली सेपरेट। तो पब्लिक स्फेयर में आपके रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस बिलीफ्स के आधार पर कुछ प्रैक्टिस हो सकता है हम आपको बैन कर दें, और आप उसमें गलत नहीं कह सकते उसको, क्योंकि ये देश ऐसा ही है, इस देश में यही पॉलिसी चलेंगी, क्योंकि दिस इज आवर मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। तो वहाँ पर भी आप एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज़ हैं वहाँ पर भी इस फिर ये प्रोजेक्शन हो जाता है कि यार जॉब्स कौन ले रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन मुस्लिम्स हु लिव इन EU डिपिक्टेड एज थ्रेट्स, इनहेरेंट थ्रेट्स। तो ये कहा जाता है कि कई बार माइनॉरिटीज़ को स्केपगोट भी बनाया जाता है, एक डर फैलाया जाता है, इस्लामाइजेशन हो रहा है यूरोप का। अब पॉइंट इज़ कि ये जो डर है ये फैल क्यों रहा है। तो एक तो हिस्ट्री है, दूसरा प्रेजेंट कंटेक्स्ट, टेररिस्ट अटैक 9/11 के बाद तो बहुत बड़ा यू कैन से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, राइट। यहाँ पर अब बाकायदा इस्लामिक फोबिया का एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब क्या है, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन नेशन। हम एक यू कैन से राइट विंग का जो राइज हम देख रहे हैं वहाँ पर, मतलब जैसे स्लोवाकिया, पोलैंड, मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिए, तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल ब्रास ऐसा, उसको एक बात पता है कि जनता से वोट हम तभी ले पाएंगे जब जनता के मन के अंदर जो है हम उस तार को छेड़ दें और फिर कहें कि देखो यही प्रॉब्लम है। हम असलियत में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दूसरे नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, जो ये सो कॉल्ड लिबरल्स हैं। तो जनता कहेगी ये है, इसके अंदर हिम्मत है सच बोलने की, तो जनता सपोर्ट करेगी। अब जनता का ये सपोर्ट बना रहे तो ये रिफ्लेक्ट होता है कई सारे आपकी मीडिया पॉलिटिकल रेटोरिक्स में, जो जिस तरीके के भाषण दिए जाते हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट्स जो एक्शंस होते हैं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जैसे ट्रम्प टाइम में कहा कि भाई इमिग्रेशन बैन फ्रॉम दीज कंट्रीज़ टारगेटिंग इस्लामिक कंट्रीज़। तो इस्लामोफोबिया नेटवर्क इसको कहा गया। एक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस है, उसकी रिसर्च ने कहा फियर इंक करके कि करीब $42.6 मिलियन खर्च हुआ केवल इन्हीं बिलीफ्स को सोसाइटी में बनाए रखने के लिए, जिससे कि जब समय आए पॉलिटिकली कैश करने की बात हो तो ये पॉलिटिकली यूज़ भी हो जाए, राइट। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च है वो शो करती है कि इस्लामोफोबिया जो है वो सोसाइटी में एनिमोसिटी तो ला ही रहा है, और इससे जो रियल प्रॉब्लम्स हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वी आर गिविंग आवर पॉलिटिकल ब्रास अ चांस टू एक्चुअली डायग्नोज द प्रॉब्लम करेक्टली, ऑपरेट ऑन इट। क्योंकि अगर बहाना मिल जाता है तो सही जगह काम नहीं हो पाता, राइट। और इसमें हर एक पक्ष को सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कलेक्टिव इशू है ना दुनिया का, तो हर एक पक्ष को सोचना पड़ेगा, हर किसी को वोकल होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, उस पर्टिकुलर जो बिलीवर्स हैं, चाहे वो यूरोपियंस हैं या मतलब क्रिश्चियनिटी को बिलीव करने वाले हैं या आपके इस्लाम को बिलीव करने वाले हैं। तो कहाँ पर मुखर भी होना पड़ेगा। मुखर का मतलब होता है क्लियरली बोलना पड़ेगा कि भाई चाहे ये मेरे फेथ को फॉलो करते हैं लेकिन ये चीज़ गलत है तो गलत है। तो जितना मुखर हम राइट्स को लेकर हैं उतना ही मुखर हमें या ओपनली हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी होना पड़ेगा, राइट। तभी वो जो पर्सपेक्टिव है सोसाइटी का वो सही से मोल्ड होगा, सही जगह होगा। यहाँ पर इम्पैक्ट जो है विमेन पे भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मैनी गवर्नमेंट्स हैव टेकन स्टेप इन दिस रिगार्ड। ऐसा नहीं है सारी की सारी सरकारें में यही चल रहा है, सरकारों में हेट क्राइम्स को लेकर कानून बनाए गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये पब्लिक मोरल को इम्पैक्ट करता है अगर ऐसा होता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही हैं जिससे कि ये जो नेगेटिविटी है, हेट्रेड है, वो ख़त्म हो, राइट, कम हो। इसको डेट को याद रखिएगा, 15 मार्च इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। UNGA ने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, 15 मार्च इंटरनेशनल डे फॉर कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द रूट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ इस्लामोफोबिया और लार्ज पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन यूरोप। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में सारे तार तो हमने खोल दिए हैं लगभग। तो इस क्वेश्चन का जब आंसर आप देना चाहें, जो लोग UPSC मेंस देंगे, तो शशांक त्यागी फॉर यू आप यहाँ पर टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हैं। इस PDF को मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा इसी टेलीग्राम में, जिससे कि आप इस PDF को रेफर कर सकें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।